गाइस, गुड आफ्टरनून। सो दोस्तों, हम लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था सप्लाई। ओके, तो सप्लाई काफी बहुत मजा आ रहा था पढ़ने के लिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आज अपने साथ मनीष भी है, साक्षात शादी करके आया आज। तो मनीष के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, मतलब शादी हो गई है भाई की, मतलब क्या बात है, मतलब चाइल्ड मैरिज हो गया भाई का, बट कोई बात नहीं। अगर देख, एज ए क्या बोलते हैं, शादीशुदा इंसान में खुद रहा हूं ना, तो एक टिप देता हूं, बस अगर बीवी चिल्लाए वगैरह तो बस सॉरी बोल देना भाई, और कुछ मत करना, ठीक है ना। बस यही क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी मैरिड लाइफ का सीक्रेट है ये, ठीक है। अरे अरे अरे, क्या बात है। चलो चलिए, तो दोस्तों बात कर रहे थे सप्लाई की। तो सप्लाई की जब बात करते हैं तो सबसे पहले सप्लाई करने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? विलिंगनेस होना चाहिए। विलिंगनेस के बाद क्या होना चाहिए? एबिलिटी। और विलिंगनेस और एबिलिटी होने के बाद वो गुड्स या सर्विसेज जो बने हैं, इट शुड बी व्हाट? ऑफर्ड इनटू द मार्केट फॉर सेल। तब जाके हम लोग उसको क्या कहेंगे? सप्लाई। मुझे एक बात बताओ कि सप्लाई के लिए क्या उसका एक्चुअल सेल होना जरूरी है? तो सेल इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर सप्लाई। मुझे बताओ, सप्लाई ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक और स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद हम लोग ने बात करी थी, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई। नंबर 1, जैसे हम लोग ने बात करी थी प्राइस ऑफ द कमोडिटी की। सो मुझे बताओ, अगर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई, प्राइस कम होगी तो सप्लाई, प्राइस ज्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ना। इसके लिए वी विल बी मोर अट्रैक्टेड टू सेल टू सप्लाई मोर एंड वाइस वर्सा। सेकेंड, अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर दूसरे कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो वी विल बी सप्लाइंग मोर ऑफ दैट अदर कमोडिटी रादर देन द ओरिजिनल कमोडिटी इन क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर बताओ, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब सेलिंग प्राइस वगैरह सब कांस्टेंट है और अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, उसके वजह से सप्लाई भी कम हो जाएगा। सही बात है एकदम, यस सर। तो ये अपना हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अच्छा तो प्रोडक्शन ज्यादा, टेक्नोलॉजी अच्छी तो प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट अगर ज्यादा टैक्सेस लगाए तो अपने खर्चे बढ़ेंगे, उसके से प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सप्लाई कम होगा। बट यही अगर गवर्नमेंट बहुत सारे अपने को इंसेंटिव, सब्सिडीज, ग्रांट्स अगर दे तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और अपना सप्लाई भी बढ़ जाएगा। एकदम इजी है, यस सर। एंड लास्ट में अदर फैक्टर्स जैसे अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, नेचुरल कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस की बात करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मिलके अपने सप्लाई को क्या करते हैं दोस्तों? इन्फ्लुएंस, अफेक्ट करते हैं। यहां तक आपको कॉन्फिडेंस है क्या इस चैप्टर में? यस सर, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया। अब चलिए बात करते हैं, आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे दोस्तों, उसके बगैर हम लोग कहीं जा नहीं रहे। हाँ, टर्न कर लो आप पेजेस, टर्न कर लो आराम से, कम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, हो गया? यस सर, चलो ओके। सो अब बात कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, ये चैप्टर पूरा ऑपोजिट है टू लॉ ऑफ डिमांड। टू लॉ ऑफ डिमांड पूरा ऑपोजिट है लॉ ऑफ सप्लाई। सो क्या कहते हैं? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल इंक्रीजेस एज द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस एंड डिक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स। आसान है एकदम, खत्म हो गई बात। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ेगा, और जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। सो यहां पे जो रिश्ता है ये कैसा है? पॉजिटिव या डायरेक्ट। सही बात है, लॉ ऑफ डिमांड में इट वाज इनवर्स, तो यहां पे इट विल बी पॉजिटिव और डायरेक्ट। कोई डिफिकल्टी? नो सर, वेरी इजी। अब इसका लॉजिक क्या बोलते हैं ये लोग?
लॉजिक क्या बोलते हैं लोग? द हायर द प्राइस ऑफ द गुड्स ग्रेटर द प्रॉफिट्स दैट कैन बी अर्न। आया ना? जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड दिस इन टर्न विल प्रोवाइड व्हाट? ग्रेटर इंसेंटिव। बराबर के नहीं? एक ग्रेटर इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड ऑफर इट फॉर सेल। तो सिंपल सी बात है, यहां पे पूरा गेम जो है वो किसके ऊपर है? प्रॉफिट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ जाता है। इट्स दैट सिंपल। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। उसके बाद अजम्पशंस की बात करते हैं। ये जो चीजें हम लोग ने अभी देखी थी, प्राइस सिर्फ चेंज होगा, उसके हिसाब से सप्लाई चेंज होगा। प्राइस के अलावा बाकी जो भी चीजें होगी दे ऑल विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। एकदम आसान है क्या? मतलब क्या भारी चीज है ये। सो नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब ही हम यहां पे लिखते हैं वो कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे? रिलेटेड कमोडिटीज। सही जा रहे हैं अपन एकदम? यस सर। फिर नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, मतलब ही हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब क्लाइमेटिक कंडीशंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस। इजी है एकदम? यस सर। तो यहां पे वेदर कंडीशंस मतलब हम बात कर रहे हैं अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस। एकदम इजी है, बहुत इजी है, वेरी इजी। नो चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल्स की। तो ये पॉइंट को भी समझ लेते हैं। नो चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स मतलब चर्चा हो रही है मेरा बच्चा रॉ मटेरियल की। अब आप समझिए ना बात को। अब जैसे वो कोरोना वायरस हो गया, सब जगह लॉकडाउन चल रहा था। अरे बोलो यस और नो? तो लॉकडाउन के चक्कर में अब आप समझिए इंटरनेशनल ट्रेड भी हॉल्ट हो गया। बराबर कि नहीं? फिर उसके बाद चाइना के जवानों ने मस्ती करी, अपने यहां पे आके मतलब अपने सोल्जर्स को फाइटिंग कर रहे, फिर अपन ने उनको मारा, फिर वो चालू था वो गैल्वन वैली में, याद है ना आपको? उधर हुआ था। तो फिर इंडिया वाले को गुस्सा आ गया, बोले ऐसा क्या फालतूगिरी चालू है इन लोग का, जाओ खेलना नहीं हमको तुम्हारे साथ, हम लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, तो हम लोग आपसे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए फॉर द गुड्स विच आर टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम व्हाट? चाइना। तो अब आप देखोगे सब जगह ये कोविड के लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस, फिर उसके बाद चाइना के वजह से अपन उनसे अभी चीजें इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो इंडिया में क्या हो गया? जो इनपुट जो मटेरियल जो हम लोग को लगता है प्रोडक्शन करने के लिए वो कम हो गया ना भाई। हम लोग आप समझो मेजरली जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है ना, मेजरली हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, सस्ते में मिलता है ना, और उधर मतलब काफी क्या बोलते हैं उसको, बहुत चीप रेट में मिलता है अपने को। वहां पे बल्क प्रोडक्शन होता है, उनको डिस्पोज करने के लिए क्या इंडिया खरीदने के लिए बैठा है। तो आप समझिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट हम लोग रॉ मटेरियल वहां से करवाते थे। मतलब हर कंस्ट्रक्शन की चीज बोलो या मतलब कोई भी चीज बोलो, तो दी ऑटोमोबाइल पार्ट बोलो, कंस्ट्रक्शन की चीजें बोलो, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग इंपोर्टेड बाय अस फ्रॉम चाइना। बट अब ये रिस्ट्रिक्शन कैसे? गवर्नमेंट ने बोला ये लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, हम लोग को इनके साथ खेलने का नहीं है, बराबर, हम इनसे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब उसके वजह से जो इनपुट है उसका अवेलेबिलिटी कम हो गया क्या नहीं? अब इनपुट अगर प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल ही साहब अगर अवेलेबल नहीं है तो मुझे बताओ मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा? मेरी एबिलिटी अफेक्ट हो गई ना प्रोडक्शन के लिए। आप समझो ना बात को। अब मालिक अगर मेरा एबिलिटी अफेक्ट हो गया तो मैं ऑफर क्या ही करूंगा? कुछ भी नहीं कर सकता ना ऑफर, बराबर। तो इसके वजह से मेरा सप्लाई अफेक्ट हो जाएगा। बट आप समझिए बात को, अगर मेरे को अबंडेंस में रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो क्या मैं प्रोडक्शन अच्छा खासा कर सकता हूं क्या? यस सर। तो इधर से ये एक चीज समझने को मिलती है, पहली बात कि क्या रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी का सप्लाई को अफेक्ट करता है क्या? यस। इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज इनपुट्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। चलो आगे। नो चेंज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इसी को हमने क्या बोला था बच्चों कल? फॉरेन पॉलिसी। कुछ याद आता है क्या आपको? यस सर। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी अपनी बात हो गई थी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मतलब ही हमने क्या बोला था इसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। मैं ये सब उसके अदर वर्ड्स जो है वो जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बराबर कि नहीं? कि नो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एंड लास्ट में नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर्स। सेलर्स बोलो या आप इसे नो चेंज इन सप्लायर्स बोलो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए तो डिमांड बढ़ती है, बोलो ना, है या ना?
जितने ज्यादा कंज्यूमर्स उतनी ज्यादा डिमांड, जितने कम कंज्यूमर्स तो क्या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं क्या? देवी और सज्जनों, मुझे अब ये बताओ, जितने ज्यादा सप्लायर्स उतना ज्यादा सप्लाई, जितने कम सप्लायर्स उतना कम सप्लाई, तो क्या नंबर ऑफ सेलर्स और सप्लायर्स डज इट अफेक्ट योर सप्लाई? देयरफॉर इट इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा, और प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा वो स्टडी करेंगे। दैट इज अंडर लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर? एकदम आसान है। यस सर। सो ये हो गए उसके assumptions, दैट इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो ये अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इजी एकदम। यस सर। चलिए, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सेप्शंस। मस्त डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, बाकी तो कोई ऐसे कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ये एक एक पॉइंट आपको समझना है अभी। सो अब चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट एक्सेप्शंस की। चलो, रेडी सब लोग? ओके। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट एक्सेप्शंस में फर्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। चलो, अब पहला पॉइंट जो है ये आप समझो। इधर क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन इज व्हाट? सप्लाई ऑफ लेबर। तो आप समझिए बात को, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो मैं जो चीज बोल रहा हूं, लेबर, लेबरर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, लेबर, लेबरर, ये दो चीजें अलग अलग है। एक्सेप्शन में बात हो रही है सप्लाई ऑफ लेबर की, ना लेबरर की। हेलो, हो ना मेरे साथ? हाँ जी, ऐसा साथ छोड़ के मत जाना। सप्लाई ऑफ लेबर की बात हो रही है। एक्सेप्शन में आता है मालिक सप्लाई ऑफ लेबर एंड नॉट लेबरर। तो सवाल यह है सर, लेबर और लेबरर ये है क्या चीज? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेबर मतलब वर्क, लेबर मतलब वर्क, लेबरर मतलब वर्कर। अरे समझा नहीं समझा? ये बहुत जरूरी है। लेबर मतलब वर्क मतलब काम, आई बात समझ में? लेबरर मतलब वर्कर मतलब कामगार। अरे बोलो हाँ या ना? तो एक्सेप्शन में क्या आ रहा है यहां पे? सप्लाई ऑफ लेबर एंड नॉट ऑफ लेबरर। ये क्लियर एकदम बात? यस सर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मैं यहां पे जो काम कर रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे अपन? लेबर। और हर्षद जाजू कौन है? लेबरर। गरीब मजदूर आदमी है भाई। अब क्या लेबरर है हम, और हम जो परफॉर्म कर रहे हैं यहां पे, इसको क्या कहेंगे? लेबर। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबर। सही है ना एकदम? यस सर। और मेरे से पार्टी मांगते हैं आप, देखो। ओके, सीए हो या ना हो, मजदूरी तो करना पड़ता ही है जीवन में भाई। चलो, बस अब रुलाओगे क्या? ओके, सप्लाई ऑफ लेबर की बात करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। अब जैसे ये क्या बोलता है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई में अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम बोलते हैं सप्लाई बढ़ेगा, है ना? बट अब यहां पे वो बोलता है ऐसा नहीं होगा, लेबर की प्राइस बढ़ाएंगे तो लेबर बोलेगा मैं काम नहीं करेगा, मैं आराम करेगा, मेरे को काम ही नहीं करना मेरे को। क्या बात कर रहे हैं? आपको ऐसा सही लग रहा है क्या? डिस्कस करना है, बुक में है, इसके लिए आप जबरदस्ती कहानी बोलना। डिस्कस करना है आपने को, तो आपको जो लगता है वो आपने बोलना है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, अगर उसका जो पैसा है, उसके जो सैलरीज, उसके जो वेजेस है, उसका जो रेम्यूनरेशन है, बराबर भाई, अगर वो बढ़ाते हैं हम लोग तो बोलता है ओके अब अपन काम कम करेगा, काम ज्यादा नहीं करेगा बोलता हो, बोलता अपन अब काम कम करेंगे। आपको अलग लग रहा है, बोले सर क्या फालतूगिरी है, ज्यादा पैसा दे रहा तो करना और काम, और मिल रहा पैसा और काम करना,
ऐसा लग रहा ना तेरे को? तो ऐसे शक्ल नहीं बनाने की बेटा। सर आप 10 साल हो गए पढ़ा रहे हो, है ना, हम आपको डाउट नहीं पूछेंगे, हम शक्ल बनाएंगे, आपको आपका टैलेंट यूज करके चेक करना होगा कि हमें समझा कि नहीं समझा, है ना? ऐसे चाहते हो आप, पूरा पैसा वसूल करना चाहती है तो मार खाएगी एक। ऐसे मुंह नहीं बिगाड़ना बेटा, ऐसे डायरेक्ट पूछने का। अब देखो, आप समझो वो बात हो रही है क्या, अब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई उसने ज्यादा करना चाहिए। अरे उसका रेम्यूनरेशन बढ़ रहा है तो उसने ज्यादा काम करना चाहिए। बट यहां पे वो क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। प्राइस ज्यादा मिल रहा ना तो भाई कम काम करेगा। बताओ, ये दिया है ऐसे मेरे को, दिस इज इट इज, आई डोंट नो, ऐसा है। मनीष को पूछते हैं, नहीं शादी करके आया। मनीष खड़ा हो ना, तू आंसर मत दे बस। अब तू बस उधर घर में आंसर देने का भी, यू आर नो लॉन्गर आंसरेबल टू अस। अब आपके बिग बॉस, आपके होम मिनिस्टर अलग है ना? तो यहां पे आप समझिए बात को। अब जैसे लेटर से फॉर एग्जाम्पल, जान दे, बैठ जा मनीष, जान दे, शादीशुदा आदमी क्यों बेचारे को तकलीफ देना। चलो लेटर से फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मुझे, काल्पनिक बातें करते हैं, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। अगर लेटर से मुझे 2000 रुपीज पर आवर, इसलिए मैंने बोला ना कि ये बातें काल्पनिक है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध आया तो ये योगा योग है, ठीक है? तो अगर मैं आपका लेक्चर लेता हूं, आप समझिए बात को, तो मुझे 2000 रुपीज पर आवर मिलता है, मान के चलो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, गलती हो गई मेरे, ये एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल रहने दो इसको, ठीक है? क्या हुआ, एक जीरो बढ़ाना चाहिए। मैं यहां होता भी क्या अभी एक साल काम करता निकल लेता ना एडी। चलो, अरे चलो रे, ध्यान दो। अब अगर मान लो 2000 रुपीज पर आवर इफ आई टेक अ लेक्चर, बराबर, तो आई विल बी पेड रुपीज 2000 पर आवर। ओके ओके, मैंने कितने घंटे लेक्चर लेना अभी आप बताओ? एक दिन में कितने घंटे लेना? कितने घंटे पढ़ाऊं भाई? 6 घंटे पढ़ाना है भाई, 6 घंटे, ठीक है ना? यस सर। सो मैंने यहां पे 6 आवर्स पढ़ाया तो 12,000 रुपए मेरे पक्के हो गए दिन के, बराबर है कि नहीं? अब क्या हुआ, मान के चलो एसपीसी स्टार्ट्स अनदर बैच, नया बैच, नया टाइम शेड्यूल। स्वप्निल सर बोलते हैं, भाई अर्षद और एक बैच अनाउंस करिए यार, पढ़ाना पड़ेगा तुझे। मेरा भाई मैं नहीं पढ़ाएगा यार, 6 घंटे पढ़ा लिया मैंने, बस क्या यार, नहीं हो पाएगा। तो भाई मेरे को बोलते, तू पढ़ाएगा ना अर्षद अगले बैच को 6 घंटे के ऊपर, तेको मैं 3000 रुपीज पर आवर देगा मैं। अब बताओ मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा? पढ़ाऊंगा ना? यस सर। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा बेटा? पैसे के लिए कुछ भी, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करने का, ऐसे कुछ भी गलत हो जाएगा। चलो, सो 3000 रुपीज पर आवर। अब बताओ मैं कितने घंटे पढ़ाऊं? मैं 8 घंटे। भूलना मत, मैं 6 घंटे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बोलो ना, 5 घंटे। मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं। फिर सर बोलते हैं, हर्षद थोड़ा और पढ़ा दे यार, तेरे को एक काम करते, तेरे को 4000 रुपए अगले जितने भी आवर्स तू पढ़ाएगा उसके लिए तुझे मैं 4000 रुपीज पर आवर देता हूं, चल। सो क्या आपने क्या किया? 1 घंटा, बराबर है कि नहीं? उसके बाद सर बोल रहे भाई 5000 रुपए पर आवर देता हूं। भाई मैंने ऑलरेडी 9 घंटे पढ़ा दिए। अब आप बात को समझो, अब आप बोलने के लिए बोलोगे, अरे सर पढ़ाओ ना, पैसा मिल रहा है ना। अब बोलने के लिए बोलोगे,
अब आप बात को समझो, यहां पे दो बातें. अब नाउ आई हैव टॉट फॉर लाइक अराउंड 9 आवर्स अ डे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मुझे अगर वो आके बोलेंगे भी ना कि भाई मैं 10,000 रुपए प्रति घंटा आपको देता हूं पैसा, फिर भी नहीं पढ़ाऊंगा. पूछो क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सब्जेक्ट टू टायर्डनेस, वी आर सब्जेक्ट टू फटीग. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड इज रेस्ट. अरे गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो आप भले ही आप कितने ही पैसे क्यों ना दो, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग थक जाएंगे ना. तो आप हमें कितना ही पैसा दो, फिर भी हम काम करने की क्षमता रखते ही नहीं अब, क्योंकि हम थक गए हैं. आप समझे बात को? यस सर. तो अरे आप समझो ना, आप ऐसे बोलने के लिए आपको लग रहा है बहुत आसान है. 9 घंटे पढ़ाना मतलब मजाक है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर पढ़ाना भी है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपका लेक्चर, आई एम टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock. मेरा जो शेड्यूल है इट स्टार्ट एट मॉर्निंग 7 o'clock. कॉस्टिंग का बैच लो, कॉस्टिंग का बैच खत्म होने के बाद वहां पे प्रेस्टीज पॉइंट में फाउंडेशन का बैच लो, फाउंडेशन का बैच लेने के बाद यहां आओ, यहां पे पढ़ाओ, देन गो. आई बात समझो. और अगर कभी शाम में कोई लेक्चर फ्री रहा उधर प्रेस्टीज पे, तो जो इंटर के बच्चे उनका एक्स्ट्रा लेक्चर उनको लो. तो ये चालू ही है. तो आप समझो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन यू आर टेकिंग अ लेक्चर ना. कंटिन्यूस एक्टिव रहो, एनर्जी रहो, फुल एकदम जोश में रहो. नहीं तो अपन दोस्तों पब्लिक तो बैठा ही है, रेडी है. सर तुम हुकुम करो, बस हम सोने के लिए अब भी तैयार है, और एक इशारा दो सर, बराबर के. तो वो रेडी है. और वो एक टीचर में हमेशा एक क्या बोलते हैं हिडन टैलेंट होता है. एक मालूम है क्या होता है टीचर्स के अंदर? एक हिडन टैलेंट. वो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी कौन से भी बच्चे को सुला सकता है. वो पावर है हम लोगों में, बराबर. अंडर एस्टिमेट नहीं करना टीचर्स को. तो आप समझो बात को. तो ऑब्वियसली जब 9 घंटे बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के, सो थक जाते हैं भाई. सही बात है ना? यस. तो इसीलिए अगर आप फोकस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, प्राइस क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. 2000 का 3000, 3000 का 4000, 4000 का 5000. प्राइस क्या होते गया? बढ़ते गया ना. बट जो सप्लाई ऑफ लेबर, जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने पहले 6, फिर उसके बाद 4, फिर नहीं 6, 2, 1, भाई उसके बाद नहीं करेगा मैं काम. आई बात समझ में? तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. एक्सेप्शन. एक रीजन यह था कि जिससे इंसान क्या हो जाता है? थक जाता है, इसके लिए वो काम नहीं करता. दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, इंसान को भले ही आप कितने अच्छा पैसा भी दो, फिर वो क्या बोलेगा? अब आप काम नहीं करना यार. अब पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? अरे भाई इंसान कमाता किसके लिए? खुद के लिए कमाता. पहले ध्यान से सुनना. आप जब खुद के लिए कमाओगे तो खुद में आपका परिवार भी आता है. समझेगा बात को? अगर आप अपने आप को परिवार से जोड़ के रखते हो तो, ठीक है ना? सो इंसान कमाता है किसके लिए? खुद के लिए ना. आज अगर मैं पैसे कमा रहा हूं, बराबर, और आप समझो आज मैं भी सोचता हूं कि नहीं मैंने ना ये पैसा सेव करना चाहिए, सेव करना चाहिए, सेव करना चाहिए, बराबर, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, फिर मैं रिटायरमेंट में यूज करेगा, ऐसा ऐसा. कभी किसी दिन हो गया चल बसा, फिर क्या करेगा वो पैसे का? मतलब पूरी जिंदगी क्या हो गया? मेहनत करते 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 बीत गई. सोचा था रिटायरमेंट में मजे ले, पहले रिटायर हो गए. तो गलत हो गया ना ये तो भाई जिंदगी जीना भी तो है, बराबर. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पैसे जो कमा रहा हूं, बराबर कि नहीं, तो इतना पैसा कमाया है कि भाई उस पैसे का अपन ने अपने ऊपर क्या करना चाहिए? खर्च भी तो करना चाहिए, उसका लाभ भी तो उठाना चाहिए अपन ने. तो यही मेंटालिटी इंसान की क्या हो जाती है कि भाई अब आप मुझे ज्यादा पैसा ही क्यों ना दो, बराबर कि नहीं. वो पैसा अगर मैं अपने आप पे खर्चा नहीं कर सकता हूं, तो वो उस एक्स्ट्रा पैसे का मैं करूं भी तो क्या करूं? ये तुम समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल सी बात है एकदम. आपको अगर कोई बोल देगा कि भाई तू 10 लाख रुपए हर महीने का ले, 10 लाख रुपीज आप महीने का ले, बट तेरे को एक दिन भी छुट्टी नहीं, तू कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कुछ भी नहीं, तेरे को दिन रात 24 घंटे सिर्फ काम करना है, खाना खाने का है, सोने का है, वापस आने का, काम करने का, और ये तेरे को लगातार 2-4 साल के लिए करना है. करोगे क्या? स्टार्टिंग में लगेगा हाँ सर कर लेंगे ना, पैसा कमा के रखेंगे, फिर ऐसा वो कुछ पॉसिबल ही नहीं है. आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए इंसान हमेशा यही सोचता है 4 पैसे कम मिले चलता है, बट एटलीस्ट मैंने एंजॉय करना चाहिए जो पैसे मैं कमा रहा हूं उस चीज को. समझे क्या बात को?
therefore it becomes what? An exception to law of supply. So number one, a person wants to have what? Rest. Barabar, because he is subject to tiredness. And number two, what he wants is a leisure. leisure समझते हो? leisure मतलब उसको रिलैक्स करना है, घूमना फिरना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, तब जाके वो पैसे और काम करेगा, फिर तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना मालिक. अरे बोलो भाई कुछ. यस सर, ऐसी बात है. सो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया? वाई सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. आई बात समझ में आपको? यस सर. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं. पेरिशेबल गुड्स, सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो है ना, पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स. इसी के साथ साथ हम लोग आगे और जोड़ते हैं दोनों का, क्योंकि सेम एक्सप्लेनेशन होगा. एग्रीकल्चरल गुड्स और एग्रीकल्चर कमोडिटीज है क्या? ऐसा पॉइंट देखो बोला. 6 पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम होगा मालिक. पेरिशेबल मतलब समझते हो क्या होता है? विच हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ. ज्यादा इंग्लिश हो गई. पेरिशेबल मतलब ऐसे गुड्स विच हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ, जिसका मतलब है वो चीजें ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक नहीं टिकती है. आई बात समझ में? उसको बोलते हैं अपन पेरिशेबल गुड्स. एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी उसी में आती है. जैसे पेरिशेबल गुड्स की बात करें तो जैसे अपन बात करते हैं अबाउट ब्रेड, अगर अपन बात करें मिल्क, दे आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. अरे समझे नहीं? वेजिटेबल एग्रीकल्चर में आ गया. ब्रेड की अगर बात करें, मिल्क की अगर बात करें, एग्स की अगर बात करें, सो दे हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ. बराबर, उसको ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते. अगर आप देखोगे ब्रेड की बात करें तो ब्रेड की अगर अपन बात करें तो 3 दिन, मिल्क की बात करें तो 3 दिन, एग्स की बात करें तो 20 दिन. कुछ होंगे कैसे, मतलब डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. सही बात है ना? तो दे हैव व्हाट? अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ. दोज गुड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? पेरिशेबल गुड्स. सेम वे में एग्रीकल्चर गुड्स की भी अगर बात करें तो एग्रीकल्चर गुड्स में वही अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बराबर, एटसेट्रा, वो सब आ जाता है उसके अंदर. तो वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते ना वो. बराबर, वो भी सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे. बराबर. तो अब आप समझो बात को. जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बेचने वाला व्यक्ति है, वो उन गुड्स को अपने पास होल्ड करके थोड़ी रख सकता है कि आई विल वेट फॉर द प्राइस टू राइज एंड देन आई विल सप्लाई मोर. प्राइस कम हो जाएगी तो मैं अपने पास रखेगा, मैं इसको अभी मार्केट में बेचेगा नहीं. ऐसा चलेगा क्या? बताओ मेरे को. नो सर. क्योंकि भाई अगर तू प्राइस बढ़ने का वेट करते रहेगा और अल्टीमेटली प्राइस बढ़ भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. बराबर के नहीं? बट क्या हो जाएगा? वो गुड्स खराब हो जाएंगे, फिर कोई खरीदेगा नहीं, भले ही वो महंगा होगा तो भी. तो भाई तेरे को अभी कम दाम है, मिल रहा है तो भी तेरे को बेचना पड़ेगा, ज्यादा है तो भी तेरे को बेचना पड़ेगा. तो ऐसा वेट या होल्ड नहीं कर सकता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तभी सप्लाई करेगा, प्राइस कम होगी तो आई होल्ड इट, आई नॉट सप्लाई इट. आई बात समझ में आपको? सो देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. आई बात समझ में आपको? यस सर. तो हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे यहां पे. सो पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या बोलते हैं अपन यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे. जैसे अपन बात कर रहे हैं मिल्क की बात कर रहे हैं यहां पे, फिर उसके बाद अपन ब्रेड की बात कर रहे हैं. सही है ना एकदम? यस सर. फिर उसके बाद एग्स की बात कर रहे हैं यहां पे. और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो सिंपल अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सही बात है एकदम? यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? हैंडीक्राफ्ट गुड्स. किसकी बात करेंगे अभी? हैंडीक्राफ्ट गुड्स. हैंडीक्राफ्ट गुड्स. अब जैसे यहां पे आप देखो, ध्यान दे रहे ना आप लोग?
क्या ये? लैंटर्न। हो, आकाश कंदील, लैंटर्न सब एक ही बात है। कितना मस्त है ना। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। थैंक यू, थैंक यू। अब बहुत बढ़िया है कि नहीं? यस सर। अब आप ध्यान से सुनना। हाँ, तो ऐसे मैंने आकाश कंदील, ये लैंटर्न मैंने बनाया है, ठीक है ना? अरे बोलो। तो ये लैंटर्न बने, बहुत मस्त है, एकदम सुंदर है, एकदम ब्यूटीफुल है एकदम। अब क्या हुआ, मनीष और मनीष की वाइफ दोनों आए शॉप पे, बोले हर्षद सर ये लैंटर्न। बोला हाँ लैंटर्न। बोले सर कैसे दिया ये इसको? मैंने बोला 500 रुपए में एक पीस है ये, बराबर। ध्यान से सुनना रे, 500 रुपीज है ये, बराबर। तो मनीष के वाइफ को बहुत अच्छा लगा लैंटर्न, बोले कितना कलरफुल अट्रैक्टिव है ये लैंटर्न, तो इसको खरीदते हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदते हैं, हम अपने जितने भी मतलब रिश्तेदार हैं, हम सबको दिवाली का गिफ्ट देंगे, ये लैंटर्न हम सबको देंगे। तो मनीष इज लाइक कि येड़ी हो गई कह रहे तुम। तो शी इज लाइक कि नहीं नहीं अपने को लेना है, सुनो जी लेना है, ऐसे नहीं करना अपने ऐसा। तो अब जैसे ही उसने बोला सुनो जी लेना है, तो मनीष का दिल गार्डन गार्डन हो गया। बोले इतनी इज्जत, सुनो जी। मनीष इज लाइक कि हर्षद सर मेरे को ये 1000 लैंटर्न चाहिए, 1000 लैंटर्न चाहिए मेरे को दिवाली में 1000 लोगों को बांटना है, जितने भी लोग शादी में आए थे ना सबको देना है रिटर्न गिफ्ट। तो हमने मनीष को बोला मनीष मैं 1000 लैंटर्न नहीं दे सकता हूं आपको। बोले नहीं सर आपको देना पड़ेगा, मेरी बीवी ने बोला है चाहिए तो चाहिए सर, खलास। मैं बोल रहा हूँ मनीष तू बात समझ, तेरी बीवी ने भले ही बोला होगा बट मैं नहीं दे सकता हूँ तेरे को। बोल रहे सर आप 600 रुपए ले लो। बोलता मनीष नहीं दे सकता हूँ। सर 800 रुपए ले लो। मैं बोला मनीष नहीं दे सकता हूँ। सर आप 1000 रुपए ले लो। मैं बोला अरे मनीष येड़ा है क्या, तू समझना बात को, नहीं दे सकता। तो वो पूछ रहा है सर आखिरकार आप मुझे क्यों नहीं दे सकते, मैं आपको इतना मुंह मांगा पैसा दे रहा हूं आपको, बट सर फिर भी आप मुझे वो 1000 की क्वांटिटी क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने मनीष को बोला मनीष ये लैंटर्न जो है मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, ये हैंडीक्राफ्ट गुड है मनीष, रातों रात इसको मैं 1000 यूनिट नहीं बना सकता हूं, समझा? यस, आई बात समझ में आपको? Can I make those 1000 lanterns overnight? No, it's not possible. So आप समझने की कोशिश करो, therefore आप कितना ही प्राइस क्यों ना आप दो, since it is a handicraft good, these are the handmade goods, हम लोग उनका सप्लाई ओवरनाइट नहीं बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? Therefore the handicraft goods becomes what? An exception to law of supply. समझा क्या मनीष? तो अभी घर जाके भले तेरे को डांट पड़े तो भी उसको समझाना दिक्कत क्या हुई थी, ठीक है? ओके, चलो चलो आगे बढ़े यहां से, बोलो यस सर। सो ये बात हो गई यहां पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, समझ में आया ना सबको? सो हैंडीक्राफ्ट गुड्स मतलब बोलो क्या, कौन से गुड्स है ये? हैंड से बनाए हुए, ऐसे लिखूं मैं इधर, हैंड से बनाए, हैंडमेड गुड्स, एंड देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। ओके, नीड फॉर कैश। अब क्या हुआ, मनीष की शादी हुई ना, बराबर, तो शादी में दहेज देना पड़ा मनीष को, देना पड़ा भाई, हाँ, लेना नहीं कभी, देने का, ठीक है ना? हाँ चलो, तो अब मनीष को जान दो, दहेज फालतू चीजें बात नहीं करेंगे उसके बारे में, दूसरी बात करेंगे।
शादी के पहले की बात करेंगे मनीष की, बराबर। वैलेंटाइंस डे था, वैसी बात कर लेते हैं। देखो वो बोल रहा है सर ये सही है ना। तो क्या हो गया, वैलेंटाइंस डे था, मनीष को कौन था, खड़ा हो, खड़ा हो, कौन था वो? तू है ही कितना, तू बोल रहा कितना, हाँ? कम से कम अपनी बॉडी देख के तो डिसाइड करके अपने को कहां कहां क्या बोल रहे अपन, है ना। मैं फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है ना। रिमेंबर दैट। देखो मेरे क्लास में है ना, ऐसे फालतू कमेंट नहीं मारना, मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं। एंड द डे आई गेट वेरी सीरियस ना, तुम फिर ध्यान रखना। देखो तुमको जोक्स मारने हैं, तुमको कमेंट्स पास ऑन करने हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई ऑल्सो एंजॉय, यू ऑल्सो एंजॉय, बट देर शुड बी अ लेवल ना। तुम क्या बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, तुम्हारा कैरेक्टर दिख के आता उससे। ये इंस्टाग्राम पे वगैरह वहां तक ठीक है रे बात, दोस्तों में ठीक है रे बात। तू क्लास के बाद मिल मेरे से, वैसे क्लास के बाद बात कर, 5-50 रुपए मेरे से लेके जा तू, है ना, समझा गया। पर जब अपन क्लास में है ना, तो रिस्पेक्ट दैट प्लेस। इधर लड़के हैं, लड़कियां हैं, तुम्हारे टीचर्स है, ओयो मने ओयो, हाँ, इट डजंट सूट, हाँ बेटा। फिर अगर मैं एकदम से कुछ बोल दिया तो कितना हर्ट होगा, फिर पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करूंगा तो। उम्र कितनी तेरी, उम्र कितनी तेरी? 17 साल का बच्चा है ना तो। कभी गया है तू? बोलना, ए बोलना, गया होगा तू, कोई लेके गया तेरे को? क्या होता वहां पे, क्या होता वहां पे, ओयो में क्या होता? आ इधर, तू इधर, इधर इधर आज, इधर 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 आज, इधर 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 नीचे रुक, इधर। मेरे को तो क्या होता है ओयो में, क्या होता है? माइक दो उसको, हाँ पकड़, हाँ सामने देख कैमरा में, हाँ बता, पब्लिक जानना चाहता है क्या होता है ऐसे। होटल से सर। होटल है, क्या होता है उधर? रूम है सर। रूम है, रहने को जगह नहीं रहती, बाप रहने को जगह नहीं रहती। तो वैलेंटाइन और ऐसे मुझे समझा नहीं मैं, क्योंकि वो वैलेंटाइन, मनीष वो वैलेंटाइन डे की बात चल रही थी, तब ये ओयो ओयो चिल्लाए भाई साहब। तो हमें पता नहीं, हम तो मतलब बेसिक आदमी है। क्या होता है वहां पे ऐसे? सर रूम है। हाँ रूम है। माइक पे बोल, माइक पे। क्या होता है सर? रूम है सर वो। हाँ तो क्या होता है वहां पे? होटल से ना सर, वहाँ पे होटल है, रूम है, तो मतलब वैलेंटाइन डे समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे बच्चा, बोल, बोलना बोलना। ये देखो लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी बोल रहे हैं सर क्या होता, हमको आइडिया, तुमको मालूम है क्या होता? इसको पता है, 17 साल का बच्चा है, इसको पता है। बोल रहा बच्चा, अब बोल रहे हैं, बोलने तो मैं घर पे बोलता। बोल जल्दी, इधर। कौन बोला है? तू जल्दी ले ले बेटा। नहीं, मेरे घर पे फोन लगा है पेरेंट्स का। हाँ तेरे घर पे फोन लगा है? अरे, इसमें तो ये फिर ऐड करना पड़ेगा टॉपिक। क्यों फोन लगा है तेरे घर पे? फोटो भेज दिया सर किसी ने तो। क्या फोटो भेजा? आया है सर, ग्रुप पे आया है। अरे ग्रुप की तरह सर्च कर।
ये क्या किया तूने ये? अरे हमारे रूम का ही था सर, वो किसी ने स्टेटस लगा दिया था तो सर ने फोटो खींच दिया था। कौन रूम का ही से? है। स्वप्निल सर ने? नहीं, स्टेटस लगा दिया था गुरु को लेटने गलती से, तो उसने डिलीट भी किया, पर इसके बाद जीबी व्हाट्सएप था तो हाँ, तो ये इससे घर पे बुलाया तेरे को नहीं, पेरेंट्स को इससे बुला लिया कि बोले इसको घर पे लेके जाओ। या ऐसा कर रहा करके? हाँ, तो मैं डर गया, वो 20-30 दिन हो गए उसको। अरे वो क्या फोटो है मालूम है तुमको? देखो तो पहले बोलने का ना ऐसा, मेरे को क्या मालूम है वो जाके ऐसा करता बेचारा। अरे क्या मतलब इसका, अरे वैलेंटाइंस डे पे जाके वहां पे झाड़ू फर्शी करता हो और तुम क्या कर रहे हो भाई? जा, गलत समझे सर ये। है ना, कोई बात नहीं, जा। ओके, सो हम बात कर रहे थे मनीष की, मनीष को छोड़ना नहीं। सो देर वॉज अ नीड फॉर कैश। तो अब मनीष की होने वाली धर्मपत्नी जी ने बोला कि बाबू, और फिर यहां दिल पिघल गया उसका। फिर लाइक कि बोलो, आप हुकुम करो, बस आपको चांद तारे आसमान सब सब लाके आपके कदमों में रख दूंगा। तो वो बोलती है इतना सब तो नहीं, बस मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है, सो अभी नीड फॉर कैश है, उसको पैसे की जरूरत है। तो किडनी तो बेची बट पूरा पैसा आया नहीं उसको। तो उसके पास जो उसका सोने चांदी का जो भी कुछ पड़ा था, तो उसने जाके मार्केट में बेच दिया। अब वो ग्राहक जो है, वो दुकानदार जो है, वो दुकानदार बोल रहा है भैया अभी मत बेचो, 1-10 दिन बाद बेचो, प्राइस बढ़ने वाला है गोल्ड का, तब ज्यादा पैसे आएंगे आपको। वो बोलता है वो ज्यादा पैसे का क्या करूंगा मैं, जब बाबू ही नहीं रहेगी मेरे साथ। तो नीड फॉर कैश। तो वहां पे क्या होता है, जब किसी इंसान को पैसे की जरूरत होती है तो ही विल नॉट वेट फॉर द राइज इन प्राइस, वो सस्ते इसमें भी वो क्या कर देगा, वो बेच के निकल जाएगा। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो ध्यान रखना, नीड फॉर कैश। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग की। सो यहां पे पहले तो लिख देते हैं डी वाला पॉइंट। वो फोटो मेरे को भेजना है, तो वो है क्या, मेरे को भेजो भला। कौन से ग्रुप पे हो? मैं, मेरे को है नहीं ना, मैं उसमें, तुम क्या इज्जत देते नहीं मेरे को, कुछ भी बोल रहे। वो लाइव स्ट्रीम वालों को देखने का है, वो कैसा सर हो, मैं क्या करता हूँ झाड़ू पोछा, वो देखने का उनको टेलीग्राम पे डाल देना उसको। चलो अभी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग। अब कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, नहीं पहले अपने को ये लिखना था नीड फॉर कैश। सो ये नीड फॉर कैश मतलब इमरजेंसी में हम लोग क्या करते हैं, सस्ते में भी हम लोग क्या कर देते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग बेच देते हैं। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अबाउट कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग। अब समझो कभी कभी क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मेरे अंकल जो थे हाँ थे बोलना पड़ रहा है क्योंकि रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है ना, मेरे सगे चाचू मतलब मेरे। तो मेरे जो अंकल जो थे उनका बिजनेस था इसका, सागो में ट्रेडिंग करते थे वो, सागो, फिर उसके बाद ग्राउंडनट, या ऐसे मार्केट यार्ड में हमारी बहुत बड़ी दुकान है, ऐसे मार्केट यार्ड जो मतलब होलसेल ट्रेडर्स है वो। तो उसमें क्या था, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ आपको। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे अंकल ने मेरे को बोला कि हर्षद अभी जो है ना, सागो इज ऑल टाइम लो राइट नाउ, तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसे, 4-5 ट्रक खरीदते हैं, मतलब 4-5 ट्रक भर के माल खरीदते हैं। 4-5 ट्रक खरीदना मतलब 4-5 ट्रक्स, जितना उसमें क्वांटिटी जाता है उतना अपन क्वांटम खरीदते हैं। तो जैसे उसका कुछ तो भी, कितना तो भी क्विंटल या कुछ तो भी हमने सागो खरीदा, और बोले कि जैसे अभी फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, तो उस हिसाब से लोग उपवास वगैरह रखते हैं, तो उस समय पे सागो वगैरह खाते हैं, तो उसका ओवरऑल इंडिया में डिमांड हो जाता है। तो सिंस डिमांड वुड बी मोर, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा।
एंड काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा. मतलब इफ यू इन्वेस्ट अराउंड 5 लाख तो समझो आपको 1-2 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा. सो इट इज अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 20-25% अगर ROI मिलता है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग. तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख रुपीज आए, पुट इनटू इट कि बाबा चलो ठीक है इतना खरीदते हैं. अब इसको हमने रखा किधर? ऑब्वियसली घर पे तो नहीं रख सकते बराबर, तो इसको गोडाउन में रखा इसको. तो अब हो क्या जाता है, जब गोडाउन में रखते हैं तो गोडाउन का एक फिक्स्ड कॉस्ट आपको वो ऐड होते जाता है. आपको समझे बात को, कि आपको वो स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में या गोडाउन में, तो उसका कॉस्ट आपका फिक्स्ड, वो रेंटल जो है आपका स्टार्ट होता है. अब यहां पे 2 स्केल है. एक जो है सैगो का प्राइस, साबूदाना, सैगो मतलब साबूदाना, उसका प्राइस, और कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग का प्राइस. अब ये कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग है, ध्यान में रखना. ये है सैगो का प्राइस. सैगो का प्राइस बढ़ा नहीं अभी तक, बट मेरा क्या बढ़ते गया? कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग. सो इट इज ईटिंग अप माय प्रॉफिट. फिर थोड़ा सा ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये भी बढ़ रहा है अभी, बट साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? ये भी बढ़ रहा है. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मुझे फायदा ही नहीं हो रहा ना. समझ रहे बात को? तो मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो? यही अगर मैं कहीं और पैसा लगाता तो शायद मुझे पैसे मिल जाते ना. यहां लगा के मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है मेरे को. तो उस केस में मैं क्या करूंगा भाई? मेरा कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ही मेरा प्रॉफिट को लेके जा रहा है, तो जो प्राइस है उसमें बेच दो यार. अरे समझे नहीं समझे? तो आई कैन वेट कि देखो सैगो जो है ना, इसका शेल्फ लाइफ काफी अच्छा है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता साबूदाना, ठीक है ना. बट अब क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग बढ़ते जा रहा है और प्राइस बढ़ नहीं रहा है. सी, अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग नहीं लगता, अब समझो बात को, तो आई कुड हैव वेटेड. अरे बोलो आया ना. आई कुड वेट कि बाबा उसका प्राइस बढ़ने दो, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, फिर मैं उसको बेच के मेरा प्रॉफिट बुक कर लेगा. समझे नहीं समझे? बट साइमल्टेनियसली जब आई हैव टू इनकर कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, क्या हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है. और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर प्राइस अगर उतने तेजी से नहीं बढ़ा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, वो घाटे का सौदा हो जाएगा. समझे बात को? तो उस वजह से अगर कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इज मोर, बराबर के नहीं, तो यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस. समझे क्या? सो कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इज द डिसिसिव फैक्टर, अ डिसाइडिंग फैक्टर, कि आपको वो अभी के दाम पे बेचना है या आपको उसको होल्ड करके बेचना है. अगर आपका कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ज्यादा है तो आप उसको लो प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करोगे. अरे बोलो यस और नो. अगर कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग आपका कम है तो यू कैन वेट फॉर द हायर प्राइसेस. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग बिकम्स व्हाट? एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. बिकॉज अगर आपका कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ज्यादा है, स्टोरेज करने का खर्चा अगर आपका ज्यादा है, तो आपको जो प्राइस है अभी उस प्राइस में आप बेच के नक्की हो जाओ. आई बात समझ में आपको? यस सर. एंड लास्ट में अपन बात करते हैं अबाउट EF, फ्यूचर प्राइस. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया ना? फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. सो व्हाट इज दिस फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन? अब आप समझो, अगर मैं एक ट्रेडर हूं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ेगी. देखो अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, रेडी? अभी प्राइस बढ़ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में और प्राइस बढ़ेगा. तो will I supply right now or I'll wait for the future prices? So even in the increasing trend, I am supplying less. नहीं समझे? अभी मान लो 10 रुपए प्राइस है, 10 का 20 हो रहा है, 20 का 30 हो रहा है, 30 का 40 हो रहा है. प्राइस अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है. समझे क्या इतना? बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्राइस और ज्यादा होगा. तो क्या मैं 40 पे भी सप्लाई करेगा क्या? नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इन फ्यूचर द प्राइस विल बी 50, 60, 80, 100. अरे बोलो हाँ या ना? सो इवन इन राइजिंग प्राइसेस मैं सप्लाई कम कर रहा हूं. सर ऐसा हवे में मत बोलो. प्राइस अभी बढ़ रहा है, बराबर, अपन इधर है अभी. मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा. बोलो, ये जो येलो लाइन है, दिस इज व्हाट इज आई एम एक्सपेक्टिंग. ये जो है ये अभी एक्चुअल ट्रेंड है. बोलो यस और नो. तो मैंने यहां पे सप्लाई कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए? मैं सप्लाई यहां पे कम कर रहा हूं, इवन दो द प्राइसेस आर राइजिंग. क्यों? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस विल बी मच हायर इन फ्यूचर. आई बात समझ में? एंड सेम उल्टा हो जाएगा यहां पे.
अगर प्राइस आपकी गिर रही है, बराबर के नहीं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में प्राइस और गिरेगी, तो यहां पे इवन व्हेन द प्राइसेस आर फॉलिंग में क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा। आई बात समझ में आपको? एनीवन एनी क्वेरी? नो सर, इजी है एकदम, परफेक्ट है। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। सारे समझ में आ गए आपको? ये एक्सेप्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एकदम? यस सर। ओके, अब उसके बाद आगे जो भी है चैप्टर अपना खत्म, सब्जेक्ट टू इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसा? आओ समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये आपको होमवर्क के लिए पूरा रीड करने का है। अभी सुन रहे क्या? बोलो ना कुछ। यस सर। डिमांड शेड्यूल जैसे सप्लाई शेड्यूल, इस प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई करोगे उसको अगर प्लॉट करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लायर की बात करेंगे तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मार्केट के सप्लायर्स को लेके बात करेंगे तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फिर जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, तो इट विल बी हैविंग व्हाट? एन अपवर्ड, बराबर कि नहीं? इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर है कि नहीं? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज। सो मुझे बताओ इंक्रीज डिक्रीज कब होता है? When there is change in supply due to factors other than price, it will be called as what? Increase or decrease? अरे बोलो yes or no? अब मूवमेंट कब बोलेंगे? When there is change in supply due to price, it will be called as expansion and contraction movement. अरे बोलो हाँ या ना? The concept is same. अरे बोलो आगे, elasticity of supply, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, फटाफट बोलो। प्राइस के वजह से सप्लाई अफेक्ट होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाय ओल्ड सप्लाई होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 इनटू 100। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो उसके भी आपके अगर जीरो रहेगा तो इट विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस देन 1 होगा तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, 1 होगा तो यूनिट इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 होगा तो एंड इनफाइनाइट होगा तो परफेक्टली इलास्टिक। तो ये आपके टाइप ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। बोलो हाँ या ना? यस सर। रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई ये हो गया, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। डायग्राम्स कल आके देखेंगे, इसको एक बार आपको बता दूंगा बस, ठीक है? ये इसको पेंडिंग रखना, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी इज आर्क इलास्टिसिटी। अरे बोलो वो एवरेज वाला फॉर्मूला। यस सर। कल आके ये पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस वाला। ये कॉन्सेप्ट बचता है ना आपका एंड में, देखो ना इक्विलिब्रियम प्राइस वाला बचता ही है। देन वी आर डन। सो कल आके सप्लाई के डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस को स्टडी करेंगे, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। चैप्टर कौन सा? डन एकदम? यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय।